हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में अब हम आगे की प्रश्नावली 2E के सवालों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2D को खत्म किया था। अब इस प्रश्नावली में हम 2E के सभी सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल हमारा कह रहा है कि यह एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है और उसका एक शून्य -3 दिया हुआ है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि k का मान बताइए। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर किसी भी बहुपद का एक शून्यक दिया हुआ है तो शून्यक उस बहुपद को सेटिस्फाई करता है, मतलब इस शून्यक की वैल्यू को इसमें रखने पर इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें x की जगह क्या रख देना है, -3 रख देना है। ठीक है, और इस पूरी वैल्यू को हमें क्या कर देना है, पूरी वैल्यू को 0 के बराबर कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9k-1, ठीक, -3k + 1 = 0। ये हो गया 9k - 9 -3k + 1 = 0। ये हो गया 6k - 8 = 0। k = 8/6, मतलब 4/3। ठीक है, ये k की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो पहले का पहला जो आंसर होगा वो हो जाएगा पहले का पहला। ठीक है, अब पहले के दूसरे पे हम चलते हैं। पहले के दूसरे पे नहीं, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि शून्यक दिया हुआ है -3 और 4 और उसके बाद कह रहा है कि द्विघात बहुपद बताइए। ठीक है, इसका जो शून्यक है एक -3 है और दूसरा क्या है, दूसरा 4 है। उसके बाद कह रहा है कि हमें क्या बताइए, हमें द्विघात बहुपद बताइए। तो हमें पता है कि कोई भी द्विघात बहुपद दो मूलों से मिलकर बना होता है और उसका फार्मूला क्या होता है, x² - मूलों का योग गुणे x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, यह वैल्यू शून्य हो जाती है। या केवल द्विघात समीकरण कह रहा है, द्विघात बहुपद कह रहा है, समीकरण नहीं कह रहा है। तो द्विघात बहुपद बस इतना ही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मूलों की वैल्यू रख देंगे, x² माइनस मूलों का योग यानी -3 + 4 इंटू x और प्लस -3 × 4। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। तो ये हो गया -4 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x होगा और ये हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा -12। तो हमारा जो द्विघात बहुपद बनेगा वह बनेगा x² - x - 12। ठीक है, अब इसी तरीके से तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² + a + 1 इंटू x, ये तीसरा प्रश्न है, और प्लस b, इसके जो शून्यक उसने दिए हुए हैं, इसके शून्यक उसने 2 और -3 दे रखे हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या रहा है, क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि a और b का मान बताइए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि शून्य दिया हुआ है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर 2 का स्क्वायर प्लस a + 1 इंटू 2 और प्लस b = 0 हो गया। ठीक, तो ये 4 + 2a + 2 प्लस b = 0 यानी 2a + b + 6 = 0 यानी 2a + b = -6। यह एक समीकरण बन गया हमारा। ठीक है, अब इसी तरीके से x बराबर -3 रखने पर क्या होगा, x बराबर -3 रखने पर -3 का स्क्वायर प्लस a + 1 इंटू -3 प्लस b = 0। यहाँ से हो गया 9 -3a -3 प्लस b = 0। ये हो गया -3a प्लस b = -6। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। तो अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे करते हैं 2a + b = -6। 2a + b = -6। एक समीकरण है 2a + b = -6 और दूसरा समीकरण है -3a + b = -6। ठीक है,
अब इसको घटा देते हैं तो ये b कट जाएगा, 2a में से -3 करेंगे तो 5a आ जाएगा, 5a और इसको इसमें से घटाएंगे तो -6 और +6 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब a की वैल्यू 0 आ गई तो उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो -3 × 0 + b = -6, तो यहाँ से आ जाएगा b = -6। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमारी निकल गई, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6। ठीक है, तो यही हमें कह रहा है तीसरे वाले में। तीसरे का कौन सा सही होगा, तीसरे का सही होगा चौथा, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6। अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथे प्रश्न में क्या कह रहा है, चौथे प्रश्न में 2 शून्य दिया हुआ है। क्या रहा है कि -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या। चौथा प्रश्न -2 और 5 वाले शून्यक हैं। ये किसी समीकरण के शून्यक अगर -2 और 5 हो तो ऐसे कितने बहुपद बनाए जा सकते हैं। तो हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं कि यह केवल अगर शून्यक दिया हुआ है तो हम यह निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि यह कितने बहुपदों का शून्यक है। हो सकता है यह x की पावर 5 का, x की पावर 10 का, x की पावर अनंत का ये शून्यक हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर समीकरण दिया हुआ है तभी हम x की मैक्सिमम पावर से पता कर सकते हैं कि इसके शून्यक कितने होते हैं। अगर मूल दिया हुआ है तो उससे हम नहीं पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक समीकरण है x -2, यह एक समीकरण लास्ट में बन रहा है x -2 = 0, और यही अगर x -2 का होल स्क्वायर = 0 बनेगा तब। ठीक इसी तरीके का समीकरण पिछले वीडियो में देखिएगा, पिछले या पिछले के पिछले वीडियो में शायद बना हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए यही x -3 का होल क्यूब = 0 बन सकता है। ठीक है, x -2 का होल क्यूब = 0 बन सकता है। तो इसमें तो हर जगह x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 आ रही है। तो अगर हमें मूल दिया हुआ है तो यह हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि यह कितने मैक्सिमम पावर के समीकरण का मूल है। लेकिन अगर समीकरण का मैक्सिमम पावर दिया हुआ है तो यह हम जरूर निर्धारित कर लेंगे कि इसके कितने मूल होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसमें जानना है। ठीक है, चौथे प्रश्न में यही कॉन्सेप्ट याद करना, और ये कॉन्सेप्ट आगे पूरी जिंदगी भर के लिए याद रखना। जब भी मैथ पढ़ना ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना कि अगर मूल दिया हुआ है तो हम मैक्सिमम समीकरण की पावर को नहीं पता कर सकते हैं, जबकि इसका उल्टा अगर होगा तो हम पता कर सकते हैं कि उसके कितने मूल होंगे। ठीक है, तो चौथे का जो आंसर होगा, चौथे का आंसर होगा चौथा, यानी 3 से अधिक। यहाँ पे 3 से अधिक नहीं, यहाँ पे अनंत देना चाहिए उसको, क्योंकि उसकी संख्या हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि त्रिघात बहुपद दिया हुआ है ax³ + bx² ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इसका एक शून्यक दिया हुआ है 0, तो बाकी के जो 2 शून्यक हैं, यानी यह 3 घात का बहुपद है, यानी सिंपल सी बात है कि इसके 3 मूल होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, जिसमें से अल्फा की वैल्यू इसने 0 दे रखी है, और कह रहा है कि बीटा गुणे गामा की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो इसको लगाते हैं, सिंपल सी बात है, हमें ये नियम पता है कि अगर 3 मूल दिए हुए हैं तो तीनों मूलों का योग क्या होता है, अल्फा + बीटा + गामा = -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा = c/a होता है ना, c/a, और अल्फा बीटा और गामा = -+ d/a। मैंने ऐसे बताया था ना कि ये अल्टरनेट चलता जाता है, -+- ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेंगे अल्फा की वैल्यू इसने 0 दे रखी है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि बीटा × गामा की वैल्यू पता करो। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि इसमें अगर इस समीकरण दूसरे में हम अल्फा की वैल्यू यहाँ 0 रखें तो यह पूरा 0 बन जाएगा, यहाँ भी पूरा 0 बन जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, हमें बीटा × गामा की वैल्यू पता चल जाएगी जो हमें पता करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण दूसरे से। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 0 + बीटा गामा + 0 = c/a। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा × गामा की वैल्यू क्या निकलेगी, c/a। ठीक है, समझ में आया। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पांचवे का आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक, अब इसके बाद छठवां क्या दे रहा है, छठवां भी इसी तरीके का है। छठवां क्या कह रहा है, छठवां भी देख लेते हैं।
छठवां हमारा कह रहा है कि यदि एक त्रिघात बहुपद है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये छठवां है। और इसका एक शून्य दिया हुआ है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है -1, ठीक है। तो इसमें भी वही पूछ रहा है कि अन्य दो जो है यानी बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या होगी बताइए, ठीक है। तो हम इसमें भी वही नियम लगाएंगे। अगर एक की वैल्यू दी हुई है -1 तो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -b/a c/a -d/a। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे d की वैल्यू यानी अचर राशि की वैल्यू होती है c/a और इसके आगे माइनस लगा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे एक अल्फा की वैल्यू इसने दे रखी है, तो -1 इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू -c/a, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। तो अब यहाँ से -1 और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c/a हो जाएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। लेकिन जब हम इसका क्या देखेंगे, जब हम इसका वो देखेंगे, बहुत विकल्पी प्रश्न है, तो इसकी जब विकल्प देखेंगे तो इसमें c/a का नामो निशान कहीं है ही नहीं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग ये लगाएंगे, इसने c में दिया ही नहीं है, ठीक है। चारों विकल्पों में से c की वैल्यू इसने c दिया ही नहीं है, यानी c की जगह इसने कोई ना कोई मान रखा है। तो थोड़ा सा हम दिमाग ये लगाएंगे कि अगर इस समीकरण का एक मूल्य ये है तो यह मूल्य इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करवा के और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे c एक अल्फा की वैल्यू इस समीकरण में रखने पर, ठीक है, -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c इज इक्वल टू 0, क्योंकि यह इसका एक मूल है यानी इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी टोटल की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से हो गया -1 प्लस a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा c इज इक्वल टू 1 माइनस a प्लस b, ठीक है। c की वैल्यू हमें पता चल गई, c की वैल्यू पता चल गई, तो अब इस c की वैल्यू हम यहाँ पे ला करके रख देंगे और यहीं से हमारा बीटा और गामा की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो अब c की वैल्यू हम यहाँ पे ला करके रखेंगे, तो यहाँ पे ला करके रखते हैं, तो बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू c/a होता है, c/a होता है ना। देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो गई कि जो असली इक्वेशन होती है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होती है, और इसमें जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आती है वह आती है -d/a, यानी अचर राशि का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक, वो होता है a, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन में अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू अचर राशि का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक, x क्यूब का मतलब 1 होगा ना, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू c आ जाएगी, ठीक। तो बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा इंटू गामा की वैल्यू हो जाएगी c। तो बीटा इंटू गामा की जगह c की वैल्यू रख देंगे, c की वैल्यू उसने दे रखी है -a प्लस b। तो हमारा जो दो मूलों का गुणनफल आएगा वह क्या आएगा, वह आएगा 1 माइनस a प्लस b। अब देख लेते हैं ऐसा कौन सा विकल्प है, ऐसा विकल्प है 1 माइनस a प्लस b, ये तुम्हारा पहला विकल्प है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे हमसे भी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, कि जो असली इक्वेशन होती है वह इस फॉर्म में होती है, लेकिन यहाँ पे इसने एक एक क्या कहते हैं, एक एक गुणांकों को आगे कर दिया, यानी a इसने x का गुणांक x स्क्वायर का गुणांक दिया है, जबकि असली इक्वेशन में x क्यूब का गुणांक होता है। और असली इक्वेशन से जब हम अल्फा बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकालते हैं तो वह -d/a आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अचर राशि है उसको किससे भाग देना है, x क्यूब के गुणांक से भाग देना है। तो यहाँ पे भी वही नियम निकालेंगे, अचर राशि क्या है c है और x क्यूब का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 से भाग देंगे हम c में, और आगे साइन हमारा माइनस लग जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, c आ जाएगी। लेकिन हमारे विकल्प में c नहीं दिया हुआ है, तो हम c कैसे निकालेंगे, एक मूल जो दिया हुआ है उसको इसमें रखेंगे और यहाँ से हम c की वैल्यू निकालेंगे, और जो c की वैल्यू आएगी वही हमारे बीटा इंटू गामा की वैल्यू होगी, ठीक है। चलो अब सातवां प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं। सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो तुमको और कहीं YouTube पे भी खोजने चले जाओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आराम से अच्छे से सीखो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और इनको ध्यान रखो। सातवां प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127, और उसके बाद क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 इसके शून्य के क्या है। तो देखो इसके शून्य के निकालने का एक फार्मूला, यहाँ पे अभी श्रीधराचार्य नियम तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। श्रीधराचार्य नियम तो अभी आगे आएगा द्विघात समीकरण में, ठीक। तो इसको श्रीधराचार्य नियम से भी निकाल करके देखा जा सकता है कि इसके मूल क्या है। लेकिन आगे कंपटीशन में जाओगे तो कंपटीशन में एक सिंपल सी बात है, एक फार्मूला, बैंकिंग वाले सेक्टर में जब देखोगे ना तो वहां पे एक फार्मूला होता है, फार्मूला नहीं होता है, एक रूल बना लिया जाता है कि जब दोनों मूल प्लस प्लस हैं, ठीक है, जब ये इस इक्वेशन में जब पहला जो चिन्ह है वह अगर प्लस है और दूसरा चिन्ह भी अगर प्लस है, तो इसका जो मूल आएगा उस मूल का जो चिन्ह होगा, किसका चिन्ह होगा, मूल का चिन्ह या मूलों का चिन्ह। मूलों का चिन्ह क्या होता है, ये यहाँ पे जान लो। अगर प्लस प्लस है इक्वेशन में तो मूलों का चिन्ह माइनस माइनस होगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस है तो क्या होगा, अगर प्लस माइनस दिया हुआ है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही माइनस प्लस दिया हुआ है तो क्या होगा, माइनस प्लस दिया हुआ है तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस प्लस, और अगर यही माइनस माइनस है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा। ये मुझे भी इस समय याद नहीं है, तो ये तुम लोग याद रखना। क्या याद रखना कि अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है द्विघात समीकरण, इसकी फोटो भी मैं लगा दूंगा वीडियो में, अगर किसी द्विघात समीकरण के कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसमें जो दोनों चिन्ह हैं, दोनों चिन्ह अगर प्लस प्लस हैं तो उसके जो मूल आएंगे उनका चिन्ह, दोनों मूल आएंगे उन दोनों मूलों का चिन्ह माइनस माइनस होगा। अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसमें पहला चिन्ह प्लस है और दूसरा चिन्ह माइनस, यानी अचर राशि का जो चिन्ह है वह माइनस है, तो जो मूल आएंगे वह माइनस और प्लस आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर पहला चिन्ह माइनस है और अचर राशि जो है वह प्लस में है, तब जो दोनों मूल आएंगे वह दोनों मूल प्लस आएंगे, यानी धनात्मक चिन्ह के साथ आएंगे। और अगर इसमें दोनों चिन्ह माइनस दिए हुए हैं तब जो हमारे मूल आएंगे वह दोनों मूल आएंगे प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसके जो शून्यक होंगे वह कौन से होंगे। तो सिंपल सी बात है, देख लो, इसमें दोनों प्लस और प्लस है तो इसके जो दोनों मूल होंगे वह किस साइन के होंगे, वह दोनों मूल जो हैं वह निगेटिव साइन के होंगे, ठीक है। तो अब इसमें से एग्जांपल देख लो, इसमें देख लो कौन सा विकल्प है, सातवें का दूसरा होगा कि इसके दोनों मूल जो हैं वह दोनों ऋणात्मक होंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर श्रीधराचार्य नियम जब पढ़ लोगे तो ये याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन होगी नहीं तो यहाँ पे बैठ के पूरा श्रीधराचार्य नियम लगा और उसके बाद चिन्ह देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऐसा गुणनखंड बन नहीं रहा है, ठीक है। तो अब चलो अब 8वें पे चलते हैं। 8वां क्या कह रहा है, 8वां भी कुछ इसी तरीके का है। 8वां बिल को मैं यही समझा देता हूँ। 8वां कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, ठीक है, जहां पे k इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक, k 0 नहीं है। इसके शून्य क्या है, इसके शून्य क्या होंगे। तो देखो सबसे पहली बात है कि इसके जो शून्य होंगे वह दोनों के दोनों आएंगे तो ऋणात्मक, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमें k का साइन जो है वो पता नहीं है, आएंगे ऋणात्मक ये हम नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें k का साइन पता नहीं। अब देखो k क्या हो सकता है, या तो एक ये कंडीशन बन सकती है कि अगर 0 नहीं है, इफ k इज नॉट इक्वल टू 0, इफ देन क्या होगा, k क्या हो सकता है, k या तो पॉजिटिव हो सकता है, k पॉजिटिव और नेगेटिव, यही दो चीज कंडीशन बन सकती है ना। तो अगर k पॉजिटिव होगा तब इक्वेशन क्या बनेगी, तब ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, क्योंकि दोनों जगह k उसी चिन्ह के साथ आएगा। और अगर यह निगेटिव होगा तब ये क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के। तो कुल मिला के पॉसिबिलिटी क्या है, k का कोई भी मान हो, k का मान अगर शून्य नहीं होगा तो यही दो पॉसिबिलिटी है, यानी यही दो पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो एक्चुअल द्विघात समीकरण बनेगा या तो यह बनेगा या तो यह बनेगा, ठीक। तो अब इन दोनों में से हम देख लेते हैं कि अगर दोनों चिन्ह अगर पॉजिटिव हैं तो हमारे जो मूल आएंगे वह दोनों नेगेटिव आएंगे, यानी इसमें जो मूल होंगे, इस वाली इक्वेशन के जो दोनों मूल होंगे वह माइनस और माइनस में होंगे, ठीक। और यह दोनों माइनस में है, यानी इसके जो दोनों मूल होंगे वह किस में होंगे, वह एक तो प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ठीक है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको यहाँ लाइन खींच देते हैं। अब प्रश्न ये बोल रहा है
कि इसके शून्य क्या नहीं हो सकते हैं, दोनों धनात्मक नहीं हो सकते हैं, यानी इसके दोनों शून्य धनात्मक नहीं हो सकते हैं। देखो या तो होगा तो दोनों ऋण होगा, या तो होगा तो एक प्लस और एक माइनस होगा, यानी दोनों धनात्मक नहीं होगा। पहला ही विकल्प हमारा सही हो गया। दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, नहीं, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। सदैव असमान होते हैं, सदैव असमान होंगे, बिल्कुल होंगे। सदैव बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो या तो ये बराबर होंगे या तो बराबर भी नहीं होंगे, ये भी हो सकता है, या तो के मान पे डिपेंड करता है। और लेकिन हाँ चिन्ह हम जरूर बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है यह नियम। क्या नियम पता है कि अगर प्लस प्लस होगा तो माइनस माइनस आएगा, अगर प्लस माइनस होगा तो माइनस प्लस आएगा, अगर माइनस प्लस होगा तो प्लस प्लस आएगा, और अगर माइनस माइनस होगा तो प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो ये 8वें प्रश्न में ये कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब 9वें प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो कंपटीशन टाइप की जो चीजें हैं वो यहीं पे मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए। अब 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये 9वां प्रश्न है। इसके शून्य बराबर है, ठीक है, तो c तो चिन्ह पूछ रहा है, कह रहा है कि इसके शून्य के बराबर है। तो इसके शून्य का अल्फा और बीटा है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, तो हमें इसमें दो ही नियम होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक, तो अब ये कह रहा है कि चिन्ह क्या होंगे ये बताओ। तो अब यहाँ से देखो क्या हो सकता है, अगर दोनों मूल बराबर हैं, इसके दोनों मूल बराबर होने का मतलब अल्फा और बीटा आपस में बराबर है, यही ना कह रहा है कि शून्य बराबर है, तो क्या चिन्ह होगा? हाँ, तो अगर दोनों मूल इसके बराबर हो जाएंगे तो अब ये कह रहा है कि इसके मूल बराबर है, तो मूल बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? बीटा की जगह अल्फा लिखा जा सकता है इज इक्वल टू सी बाई ए होना चाहिए, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट सी बाई ए। तो प्रश्न में पूछ क्या रहा है? प्रश्न में ये कह रहा है कि इसके मूल अगर बराबर है तो इन तीनों में से इन तीनों के चिन्ह क्या होने चाहिए? ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, पहला क्या कह रहा है कि सी और ए विपरीत चिन्हों के हैं, तो एक एक हम रख के देख लेते हैं कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सी और ए अगर विपरीत चिन्हों के हैं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी अगर देगा, तब हमें ये कंडीशन आनी चाहिए। ये कंडीशन जो है ये हमारी प्राइम कंडीशन है, यानी यही कंडीशन हमें अंत में मिलनी चाहिए। चारों विकल्पों में से जिसमें ये कंडीशन हमें मिल जाएगी हम उसी को सही मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उस स्टैंडर्ड डेफिनेशन के हिसाब से हमें अल्फा की वैल्यू अंडर रूट सी बाई ए मिलनी चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे हम चिन्ह को विपरीत करके देखते हैं। कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट है ये, ठीक है, अब ये करके देखते हैं। तो अब यहाँ से हमें अल्फा इंटू बीटा क्या मिला? अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए सी बाई ए, यानी अचर राशि बटा ए, यानी माइनस सी बाई ए होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा करेंगे इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट माइनस सी बाई ए, माइनस सी बाई ए, यानी ये पहली वाली जो कंडीशन है वह इससे नहीं मिल रही है, तो ये पहली वाली कंडीशन क्या होगी? पहली वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई, यानी जो पहला विकल्प है वह नहीं हो सकता है। ठीक, अब दूसरे विकल्प में क्या कह रहा है? दूसरा विकल्प कह रहा है कि सी और बी विपरीत चिन्हों के हैं, सी और बी जो है वह विपरीत चिन्हों के हैं, यानी अगर सी तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है, ये कह रहा है कि सी और बी विपरीत चिन्हों के हों, तो अगर बी पॉजिटिव है तो सी को निगेटिव हो, तो सी अगर निगेटिव होगा तो इसके पहले जो पहला विकल्प बना था ठीक वही विकल्प बन रहा है। ठीक है, अगर पहला इसके पहले वाला जो कंडीशन बन रहा है ठीक वही कंडीशन बन रहा है, और उस कंडीशन में हमने देखा था कि जो अल्फा की वैल्यू है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, वह इक्वल नहीं आ रही है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी नहीं हो सकती है। ठीक, यानी दूसरा विकल्प भी नहीं हो सकता है। तीसरा कह रहा है कि सी और ए एक ही चिन्ह के हों। ठीक, सी और ए एक ही चिन्ह के हों, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए का चिन्ह अगर पॉजिटिव है तो सी का भी चिन्ह पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे ये कंडीशन तीसरी बन रही है। ठीक है, कंडीशन तीसरी क्या है? ए और सी के जो चिन्ह है वह सेम हो, तो ए और सी का अगर चिन्ह सेम होगा तब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी? सी बाई ए आएगी,
यानी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी सी बाई ए, बीटा की जगह अल्फा रखेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कंडीशन इक्वल हो रही है। अब इसमें एक और चीज बन सकता है कि ए और सी एक ही चिन्ह क्यों, यानी ये दोनों माइनस भी तो हो सकते हैं। ए और सी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों माइनस भी तो हो सकते हैं, तो दोनों जब माइनस होंगे तब क्या होगा, तब दोनों माइनस होंगे, तब यहाँ पे दोनों में माइनस आएगा क्योंकि सी बाई ए इक्वेशन होती है, और यहाँ पे सी की जगह माइनस सी है और ए की जगह माइनस ए है, तो जब दोनों माइनस होगा तो ये दोनों कट जाएगा, यानी सेम एज इट इज बना रहेगा। ठीक, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो तीसरा विकल्प है वह हमें सेटिस्फाई कर रहा है, वह हमें जो विकल्प दे रहा है वह हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से इक्वल आ रहा है, यानी उस नियम के हिसाब से भी हमारी जो अल्फा की वैल्यू है वह जो स्टैंडर्ड इक्वेशन में अंडर रूट सी बाई ए होगी वही हमारे इस इक्वेशन में भी आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर इसके मूल बराबर है तो सी और ए जो है वह एक ही चिन्ह के होंगे किसी भी हाल में। ठीक, यानी एक नियम भी हमें यहाँ से ये पता चल गया कि अगर कोई मूल दिया होगा कि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल दिए हुए हैं और वह दोनों मूल बराबर हैं, तो हमारा दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि जो ए की वैल्यू है और सी की वैल्यू है उन दोनों का जो चिन्ह होगा वह समान आएगा। बी के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमें पता चल गया। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाली कंडीशन यानी दूसरी कंडीशन में हमने देख लिया कि बी के चिन्ह से मतलब नहीं है, बी का चिन्ह प्लस हो माइनस हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर सी और ए दोनों अगर विपरीत चिन्ह के होंगे तब उसके दोनों मूल बराबर नहीं होंगे, अगर मूल बराबर दिया हुआ है तब ये सी और ए जो है वह समान चिन्ह के होंगे। ठीक है, अब इसके बाद 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है इसमें इस प्रश्नावली में वह टोटली थियरी बेस है और कॉन्सेप्ट बेस है, थियरी बेस नहीं कॉन्सेप्ट बेस है, तो कॉन्सेप्ट इनका जो है अच्छे से समझना है। अगर कोई इधर उधर केवल हवा हवाई पढ़ोगे तो कोई कुछ हो नहीं पाएगा। 10वां क्या है, 10वां कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्य दूसरे शून्य का ऋणात्मक है, तो इसमें से क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और इसका जो दोनों मूल है यानी अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा दिया हुआ है, यानी जो दोनों मूल है वह आपस में सेम है, बस उनका जो चिन्ह है वह विपरीत है। ठीक है, तो उसके बाद ये कह रहा है कि ये बताइए कि कोई रैखिक पद नहीं होगा इसमें, या अचर पद ऋणात्मक होगा धनात्मक होगा, यानी रैखिक पद और अचर पद पे कमेंट करना है। यानी रैखिक पद वह होता है जो हर समय किसके साथ लगा हो, वेरिएबल के साथ लगा हो, और अचर पद वह होता है जो किसी भी वेरिएबल के साथ न हो, जो स्वतंत्र हो। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू पे हमें कमेंट करना है कि ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, चलो इसमें दो ही चीज बनती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी बी की वैल्यू ए है तो माइनस ए आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए यानी बी आ जाएगा। तो उसके बाद ये कह रहा है कि अल्फा और जो अल्फा है यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से इस कंडीशन में ये वाला जो कंडीशन हमारा है, जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो शर्त दी हुई है, इसको हम इसमें पास करते हैं, इसमें रखते हैं, तो अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए हो गया, यानी ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू 0, यानी जो अचर पद है, जो रैखिक पद है, रैखिक पद कुछ भी हो, शून्य भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, समझ में आया। लेकिन अब इसमें जब देखेंगे रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल रहा है, अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी, यानी माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, यानी जो b की वैल्यू है वह क्या हो जा रही है, b की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है। देख रहे हो यहाँ पे b की वैल्यू क्या थी, इसके सामने जो साइन होगा, इसके सामने यहाँ पे जो साइन होगा वही तो b की वैल्यू मानी जाएगी, b का साइन माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो b का साइन है, यहाँ पे b का साइन निगेटिव हो जा रहा है जबकि यहाँ पे पॉजिटिव था। कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, नियम कानून नहीं वो नहीं समझना है, हवा हवाई नहीं समझना है। कॉन्सेप्ट ये है कि यह दिया हुआ है एक समीकरण और कह रहा है कि अगर इसके मूल समान हो किंतु चिन्ह में विपरीत हो तो क्या होगा, तो ये होगा कि इसमें ये कंडीशन हो सकती है कि इसका रैखिक पद हो ही ना, यानी यह चीज हो ही ना। अगर यह नहीं होगी तो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक, यानी अगर किसी द्विघात समीकरण के दो मूल दिए हुए हों और वह आपस में समान है
लेकिन चिन्ह में विपरीत है, तो एक कंडीशन यह भी बन सकती है कि उसमें यह पद हो ही ना, यानी वह सीधे एक्स स्क्वायर प्लस बी के रूप का हो, प्लस बी के रूप का, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बी के रूप का होगा, ये कंडीशन बनेगी। बस वो यही कह रहा था, वह यही कमेंट करवाना चाहता है आपसे, ये बताइए कि अगर दोनों चिन्ह, दोनों जो शून्य के बराबर है किंतु चिन्ह में ऋणात्मक है, ठीक है, तो क्या होगा, जो रैखिक पद होगा, अब इसमें देख लो, इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता है तथा अचर पद ऋणात्मक होता है, कोई रैखिक पद नहीं है, यानी ए की वैल्यू शून्य है, तभी तो ये जो है, तभी तो ये कुछ नहीं होगा, तभी तो ये जीरो होगा। तो यानी हमारी जो पहली कंडीशन है वही मिल रही है कि इसमें कोई रैखिक पद नहीं होगा और जो चिन्ह होगा वह हमारा क्या आएगा, जो अचर पद है वह, जो अचर पद है वह ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला विकल्प है वह 10वें का पहला विकल्प सही हो जाएगा, ठीक। अब अंतिम प्रश्न जो है उस प्रश्नावली का, उसको देख लेते हैं। इसमें देखो, इसमें बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट था, इसमें अगर बहुत आसानी से हमको करना होता तो हम श्रीधराचार्य नियम जो तुम लोग अभी तक पढ़े ही नहीं हो उसी को लगवाते और कह देते कि ये हो गया, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट बताना है असली कॉन्सेप्ट, इससे तुम लोग कम से कम सोचोगे तो आगे चल के कि अच्छा ये वाली चीज हो रही है तो ये संभावना बन सकती है, इस तरीके की चीजें अभी टैकल नहीं किए होगे तुम लोग। अब 10वें में देखो, 10वें में फिगर बनाया हुआ है, 4 फिगर बनाया हुआ है और कहा हुआ है कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण का जो क्या है, कौन सा इसमें से द्विघात समीकरण का वो नहीं है, क्या नहीं है, फिगर नहीं है, ठीक। तो पहला फिगर ये है, दूसरा फिगर तुम्हारा ये दिया हुआ है, ठीक, तीसरा फिगर तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और चौथा फिगर तुम्हारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो हमने जब एकदम स्टार्टिंग में, शायद मुझे जहाँ तक याद है पहले ही प्रश्नावली में इसी तरीके के प्रश्न थे, तो वहां पे मैंने आप कॉन्सेप्ट बताया था कि जो एक से ज्यादा बार एक्स रेखा को काटेगा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि जितनी बार एक्स रेखा को काटा जाता है उतना जो सॉल्यूशन है उतना बनता है, समझ में आया। यानी अगर x की पावर x क्यूब प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये x की पावर 3 है, यानी यह x जो रेखा है, या जो x रेखा है, इसको यह 3 बार काटेगा। इस लाइन की जब इक्वेशन बनाएंगे तो ये x रेखा को 3 बार काटेगा, ठीक है। तो अब इसमें ये देख लेते हैं कि कौन सा 3 बार काट रहा है, क्योंकि द्विघात समीकरण का इक्वेशन वही होगा जो 2 बार काटेगा। तो ये जो है, ये चौथा देखो, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है और एक बार यहाँ काट रहा है, यानी यह 3 बार काट रहा है। तो यह किसका इक्वेशन होगा, यह x की पावर 3 का इक्वेशन होगा, ठीक है। यानी यह x, और ये सब जो है ये सब 2 बार काटेंगे, यानी यह x स्क्वायर का होगा, यह भी x स्क्वायर का होगा और यह भी x स्क्वायर का होगा, ठीक है। तो ये जो 11वें का जो चौथा ऑप्शन है वह तुम्हारा द्विघात समीकरण का इक्वेशन, द्विघात समीकरण का जो क्या है, द्विघात समीकरण का ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी प्रश्नावली 2 इस तरीके से समाप्त हुई। अब इसके बाद हमारा जो पूरा अध्याय दूसरा है वह पूरा दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब अगली वीडियो जो हम लाएंगे उस वीडियो में हम क्या बताएंगे, उस वीडियो में हम लोग अध्याय तीसरा शुरू करेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। थोड़ा सा ओवरव्यू जान लो। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे देखो एक इक्वेशन है ना, ये पूरी इक्वेशन केवल किसमें है, केवल x वेरिएबल में है। तो 2 चर, उसके नाम से ही स्पष्ट है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण अभी बताए क्या होता है, 2 चर हैं यानी x और y होगा उसमें, 3xy प्लस 5y प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके की इक्वेशंस होगी, यानी 2 जो चर हैं वह एक साथ होंगे, ठीक है, और इक्वेशन बना रहे होंगे, ठीक। तो चलो फिर अगली वीडियो में तब मिलते हैं नए अध्याय के साथ और नई प्रश्नावली के साथ, ठीक है। बाकी इसके पहले की जितने भी प्रश्नावलियां हैं उन सबको तुम लोग नीचे देखते रहो, नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, सभी प्रश्नावली को अच्छे से विजिट करो, सबकी प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, और कुछ भी ना समझ में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, सबका जवाब आगे दिया जाएगा। चलो फिर तब मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो थैंक यू।